उपराष्ट्रपति ने संसदीय प्रणाली में विवेक, बुद्धिमानी और शिष्टाचार को बनाए रखने के लिए लोक लेखा समिति का महत्वपूर्ण स्थान बताया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार राष्ट्र प्रथम की नीति को लेकर काम कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि नए कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन की चुनौती से निपटने के लिए कई एहतियाती उपाय किए गए हैं। और प्रदेश में 10 जिलों के 15 नगरीय निकायों में चुनाव के लिए 1733 उम्मीदवारों ने दाखिल किया नामांकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि संसदीय प्रणाली में विवेक, बुद्धिमानी और शिष्टाचार को बनाए रखने के लिए लोक लेखा समिति पीएससी का महत्वपूर्ण स्थान है। संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित लोक लेखा समिति के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए श्री कोविंद ने कहा कि गांधी जी ने सार्वजनिक जीवन में साफ सुथरी छवि के लिए लेखा जोखा रखना आवश्यक माना। श्री कोविंद ने कहा कि लोक लेखा के दर्शन को कौटिल्य के समय से ही नहीं बदला गया है। It is with a feeling of joy and pride that I join you in celebrating the historic occasion of the centenary of the Public Accounts Committee of the Parliament of India. My congratulations to you and all citizens on the completion of 100 years of a very crucial institution of our democracy. समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि लोक लेखा समिति की रिपोर्ट हमेशा व्यवस्था में सुधार का प्रयास करती है। इस समिति ने अपनी गौरवशाली कार्य परंपराओं में कई वित्तीय खामियों का पता लगाया है। श्री नायडू ने सुझाव दिया कि संसद की बैठक 1 वर्ष में 100 दिन की होनी चाहिए। इस मौके पर लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पीएससी सरकारी धन की पारदर्शिता और जवाबदेही को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि समिति हमेशा निष्पक्ष तरीके से काम करती है। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर समिति के 100 गौरवशाली वर्षों को प्रकाशित एक विशेष स्मारिका का विमोचन किया। इसमें कुल 67 लेख हैं, जिसमें 15 लेख राष्ट्रमंडल देशों से हैं। श्री कोविंद ने 1921 से 2021 तक पीएससी के ऐतिहासिक क्षणों को दर्शाने वाली एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार राष्ट्र प्रथम की नीति को लेकर काम कर रही है। ये बात प्रधानमंत्री ने आज उत्तराखंड में करीब 18,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ, सबका विकास के मूल मंत्र को लेकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश को मजबूत बनाने से हर परिवार मजबूत होंगे। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ऐसे समाधान और योजनाएं लेकर आ रही है जिसका लाभ बिना भेदभाव के सभी को मिल सके। हमने एक नया रास्ता चुना है। हमने जो रास्ता चुना है वो मार्ग कठिन है, वो मार्ग मुश्किल है, लेकिन देश हित में है, देश के लोगों के हित में है। और हमारा मार्ग है सबका साथ, सबका विकास। हमने कहा कि जो भी योजना लाएंगे सबके लिए लाएंगे, बिना भेदभाव के लाएंगे। समारोह में प्रधानमंत्री ने गोरखपुर उर्वरक संयंत्र, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और आईसीएमआर क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र के नए भवन का उद्घाटन भी किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि नए कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन की चुनौती से निपटने के लिए कई एहतियाती उपाय किए गए हैं। लोकसभा में कल कोविड महामारी पर चर्चा के दौरान श्री मांडविया ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का संक्रमण रोकने के लिए सभी जरूरी उपाय करने को कहा है।
इस बीच IGIB के निदेशक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा है कि नए वेरिएंट को रोकने में भारत की हाइब्रिड इम्यूनिटी काफ़ी कारगर साबित हो सकती है। साथ ही उन्होंने वेरिएंट के गंभीर संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण को बेहद जरूरी बताया। वैक्सीन का सबसे इम्पॉर्टेंट पर्पस है सीवियर डिजीज़ को रोकना, चाहे कोवैक्सिन हो चाहे कोविशील्ड हो। स्टडीज़ ने दिखा दिया है दोनों वैक्सीन्स सीवियर डिजीज़ को रोकती हैं। मेरे ख्याल से चाहे ओमिक्रॉन भी आए, वैक्सीन्स का ये पर्टिकुलर पार्ट जो है वो यही रहेगा। तो जितने लोग रिस्क हैं उनको फुली वैक्सीनेट करना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है। और इसी के बेसिस पे मैं कहता हूँ कि अगर हमने ये सक्सेसफुली कर दिया तो हमारी थर्ड वेव हॉस्पिटलाइजेशन की तरफ से देखा जाए तो कंट्रोलेबल रहेगी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 126 करोड़ 53 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 73,63,000 से अधिक टीके लगाए गए। मंत्रालय ने कहा कि इस समय स्वस्थ होने की दर 98.35% है। देश में पिछले 24 घंटों में 8,603 नए मामले दर्ज किए गए। इधर राज्य में पॉजिटिविटी दर 0.12% पहुंच गई है। कल प्रदेश भर में हुए 23,500 से अधिक नमूनों की जांच में 28 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। कल राज्य के 14 जिलों में कोरोना संक्रमण का कोई नया मामला नहीं मिला और न ही कोविड से किसी की मृत्यु हुई। इस समय प्रदेश में 321 कोविड संक्रमित मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर साहू ने आरोप लगाया है कि राज्य में भारतमाला सड़क निर्माण परियोजना और रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर निर्माण कार्य में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने इस मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी से कराने की मांग की है। आज रायपुर में मीडिया से चर्चा करते हुए श्री साहू ने कहा कि सड़क निर्माण के लिए भू अर्जन और मुआवजा वितरण के प्रकरणों में नियमों को ताक में रखकर पुरानी तिथियों पर जमीन का बंटांकन और नामांतरण की कार्रवाई की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार में केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई राशि का दुरुपयोग हुआ है। श्री साहू ने इस मामले पर राज्य सरकार की चुप्पी को लेकर भी सवाल खड़े किए। लेकिन सबसे बड़ा विषय यह है कि जो मुआवजे का मापदंड है, उस मापदंड को दरकिनार करके 18 गुना अधिक मुआवजा का और भू अर्जन का प्रकरण बनाया गया और इस तरीके से 550 करोड़ में से 300 करोड़ रुपया का सीधा सीधा एक अफरा तफरी और बंदरबाट हुआ है अधिकारियों के बीच में। और आप साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि अभनपुर अनुभाग के अनुभागीय अधिकारी निर्भय साहू, इसके पूर्व में जो तहसीलदार थे वो भी डिप्टी कलेक्टर हैं, शशिकांत कुर्रे, ये मुख्य रोल अदा कर रहे हैं। उसके दफ्तर में आज भी बिना कमीशन के कोई किसान को मुआवजा भुगतान होता ही नहीं और इसकी जानकारी इसको संज्ञान में लाने की हमने स्वयं कोशिश की। 550 में से 300 करोड़ रुपया अभी बटा हुआ है और वो भूमि माफियाओं के जरिए, मुआवजा माफियाओं के जरिए और जो जमीन की अफरा तफरी करने वाले लोग हैं, इनके जरिए ये सब कार्रवाई चल रही है। आज स्थिति ये है, ये जमीन माफिया, ये मुआवजा माफिया, इनके पास आज तक 500 करोड़ से भी अधिक राशि केंद्र सरकार का पहुंच चुका है, क्योंकि अन्य क्षेत्रों में भी ये कार्य हो रहा है। शासकीय जमीन अभनपुर तहसील का, उर्ला का, उसका पटवारी हल का नंबर भी है, 53 एकड़ घास जमीन को भी इन लोगों ने मुआवजा प्रकरण व्यक्ति इन लोगों का हितग्राही बना के बांट दिया है, उस पर कोई रोक नहीं। इस तरीके से रिकॉर्ड में हेराफेरी के साथ साथ पूरे मापदंडों का अवहेलना, पूरे तरीके से नियमों को ताक में रखना, बैक डेट में करना और शासकीय जमीन को भी बेच देना। आज भी रिकॉर्ड रूम में यह बात वहां पर स्पष्ट रूप से है, अभिलेख में दर्ज है कि घास जमीन है। साहू ने कहा कि मामला गंभीर है। भू अर्जन के बाद मुआवजा वितरण को लेकर अनियमितता की गई है। प्रदेश में 10 जिलों के 15 नगरीय निकायों में चुनाव के लिए 1733 उम्मीदवारों ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया है। नामांकन के अंतिम दिन कल सबसे अधिक 1072 प्रत्याशियों ने
अपना अपना नामांकन भरा। इनमें 15 नगरीय निकाय में पार्षद पद की 370 सीटों के लिए 1666 और उपनिर्वाचन के लिए 17 वार्डों में 67 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। राजनांदगांव जिले के 20 वार्डों वाले खैरागढ़ नगरपालिका परिषद चुनाव के नामांकन दाखिले के अंतिम दिन भाजपा और कांग्रेस के साथ जनता कांग्रेस के उम्मीदवार भी नामांकन दाखिले के लिए पहुंचे। इस दौरान राजनीतिक दलों की ओर से रैलियां निकाली गई, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। खैरागढ़ के निर्वाचन अधिकारी एसडीएम लवकेश ध्रुव ने बताया कि इन चुनावों के लिए 6 दिसंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। खैरागढ़ में 20 वार्ड हैं। 20 वार्डों के लिए कुल अभी तक 57 फॉर्म आए हैं। 4 तारीख को इसकी समीक्षा होगी और 6 तारीख को नाम निर्देशन वापसी की तिथि निर्धारित है। उसके अलावा इसमें 20 तारीख को मतदान होना है और 23 तारीख को मतगणना होगी। कोरिया जिले के 2 नगरीय निकाय बैकुंठपुर और शिवपुर चर्चा में नगरीय निकाय चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन सभी वार्डों से उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान कलेक्टर कार्यालय में भारी गहमागहमी देखी गई। कांग्रेस और भाजपा के जिला अध्यक्ष के साथ संसदीय सचिव अंबिका सिंहदेव भी नामांकन की प्रक्रिया के दौरान पार्टी प्रत्याशी के साथ उपस्थित रहीं। नगरीय प्रशासन मंत्री और जिले के चुनाव प्रभारी डॉक्टर शिव डहरिया ने कांग्रेस उम्मीदवारों की जीत का दावा किया। पार्टी जीत के आएगी। पिछले चुनाव में भी 80% से ज़्यादा सीटों पे कांग्रेस जीत के आई थी और सरकार ने नगर निकाय क्षेत्र में जो अच्छा काम किया है पूरे देश में उसको सराहा गया है। जो नगर निकाय में जो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए उन सुविधाओं को उपलब्ध कराने में हमारे छत्तीसगढ़ जो है पूरे देश में पहले स्थान पे आया है। तो निश्चित रूप से नगरीय क्षेत्र में भाई भूपेश बघेल जी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। उसका परिणाम है कि इस चुनाव में भी हमको देखने को मिलेगा और यहाँ हम भारी बहुमत से जीत के आएंगे। दूसरी ओर भाजपा नेता भैयालाल राजवाड़े ने कहा कि जिले के विभाजन के विरोध में पहले तो चुनाव बहिष्कार का निर्णय लिया गया था, लेकिन उसके बाद अब नामांकन दाखिल किया गया। ये लोग पहले बोले कि हम बहिष्कार करेंगे, फिर लिख के देते हैं कि हम बढ़ाया जाए, इसको स्थगित किया जाए। हम लोग तो अपने में अड़े रहे, बहिष्कार किए। अंत में वो लोग खुद जाके बोले हम फार्म भरेंगे, तो हम भी भरेंगे। गौरतलब है कि इन चुनावों के लिए 20 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। इसके बाद 23 दिसंबर को मतगणना होगी। इन चुनावों में मतपत्र से मतदान होगा। अब कुछ खबरें जिलों से। कांकेर जिले के माओवाद प्रभावित क्षेत्र अंतागढ़ में कोविड टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत जिले में टीकाकरण के लिए 800 से अधिक केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से अंतागढ़ में 178 केंद्र बनाए गए हैं। कल रात 10 बजे तक जिले में टीकाकरण का कार्य किया गया। अब तक अंतागढ़ में 70% लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। डॉक्टर आई.के. सोम ने बताया कि वैक्सीनेशन नहीं कराने वाले लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। कांकेर जिले में 1 लाख कोविड टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्य में अधिकारियों के साथ साथ गांव के सरपंचों की भी मदद ली जा रही है। वहीं कोरबा जिले के दूरस्थ और वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा और इलाज उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कटघोरा विकासखंड के ग्राम पंचायत रंजना में मेगा हेल्थ कैंप लगाया गया, जिसमें बिलासपुर और रायपुर के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने 3000 से अधिक मरीजों का निःशुल्क इलाज किया। कोरबा कलेक्टर रानू साहू ने बताया कि जरूरतमंद मरीजों का इलाज आयुष्मान योजना और डीएमएफ के फंड से कराने की व्यवस्था की जा रही है। जिला प्रशासन के मुताबिक स्वास्थ्य शिविरों के जरिए अब तक 7000 से भी अधिक मरीजों का इलाज किया जा चुका है। साथ ही गंभीर बीमारियों से पीड़ित 500 से अधिक मरीजों की सर्जरी कराई गई है। इन दिनों दुर्ग में राष्ट्रीय कैडेट कोर का 37 सीजी बटालियन का वार्षिक प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। इसका आयोजन 37 सीजी बटालियन द्वारा किया जा रहा है। इस 12 दिवसीय शिविर का समापन कल होगा। शिविर में एनसीसी दुर्ग के वरिष्ठ अधिकारी और सेना जवानों द्वारा विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी जा रही है। कैडेट्स को ड्यूटी के प्रति जागरूक करते हुए उनका मनोबल बढ़ाया जा रहा है। इस शिविर में राइफल चलाने और मैप रीडिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 37 बटालियन राष्ट्रीय कैडेट कोर दुर्ग के मेजर ओपी गुप्ता ने बताया कि इस कैंप में 10 महाविद्यालयों के 250 कैडेट और एनसीसी बटालियन के 35 से अधिक जवान भाग ले रहे हैं। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।